हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके तैयारी में हम लोग जो जीके जीएस का सेक्शन है जिसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस और करंट अफेयर से, उसके सेट 8 को देखेंगे। ये जो सेट है ये बाइलिंगुअल होगा और क्वेश्चंस वही होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे या तो जो प्रीवियस ईयर में ऑप्शंस पूछे गए हैं, जो ऑप्शंस प्रीवियस ईयर में दिए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आप सहजतापूर्वक 23+ प्रश्न करेंगे, लेकिन ये एक बाध्यता है कि आपका जो बैकग्राउंड हो वो 1 साल से आप तैयारी कर रहे हो तो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो नए लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 7 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको जाके देख लें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा और आप उसे हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है प्री का, वहाँ पे भी आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो और जो हमारा कंटेंट है आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे जो कंटेंट है हमारा जो कंटेंट आ रहा है उससे उनको भी लाभ हो सके और वो भी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहीं पे मैं जो इन्फॉर्मेशंस होती है जो जितने भी वीडियोस के पीडीएफ होते हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशंस होती है रिलेटेड एग्जामिनेशन एंड वीडियोस से रिलेटेड, वो सारे मैं वहीं पे सेंड करता रहता हूँ। तो आप जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि हम लोग जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पेड टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं मैंने। ठीक है, ये पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने 3 टाइप के बनाए हैं। ठीक है, 3 टाइप के, एक प्री प्लस मेंस का, एक ओनली मेंस का और एक सिर्फ प्री का। ठीक है, इसके प्राइस यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं 499, 399 और 199। ठीक है, तो जो प्री है उसमें टेस्ट सीरीज आपको 15+ टेस्ट सीरीज मिलेंगे। ठीक है, तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेंस राइटिंग है उसमें मेंस राइटिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको जो आपके जो राइटिंग होगा, मेंस राइटिंग होगा, उसके जो फीडबैक उसको मिलेगा। ठीक है, तो आप में क्या सुधार की उसके बाद संभावनाएं बनती है आपकी राइटिंग में। ठीक है, आप जब तक राइटिंग करेंगे नहीं, जब तक राइटिंग नहीं लिखेंगे, जब तक डरते रहेंगे तो आपको लिखने नहीं आ सकता है। ठीक है, किसी चीज़ को यदि आपको करना है तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए हम लोग जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मेंस की जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं ऐसे के, उनको प्रैक्टिस करेंगे, प्रिसिस करेंगे, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और जितने भी पूछे जाते हैं इडियम फ्रेजेस भी, ये सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों को करेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्री के लिए ये जो आपने देख लिया, इसमें सब्जेक्ट वाइज क्यूज भी देने की मैं कोशिश करूँगा और टॉपिक वाइज जो कंटेंट होगा वो दूंगा। और वो जो कंटेंट होगा वो कैसा होगा तो वो मैं खुद से तो बनाऊँगा नहीं, जो बुक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट्स बुक होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनको मैं बुक से ही पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 35 से 36 दिन ही बचे हुए हैं। इतने कम समय में बहुत मुश्किल है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, जो जिनका पीछे का बैकग्राउंड कंपटीशन एग्जामिनेशन का नहीं रखा है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग का नहीं रहा है। ठीक है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको 3 टाइप के ग्रुप है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के देखते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी, ठीक है, ये पुदुचेरी एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। इसकी जो सीमाएं हैं वो किसके साथ नहीं लगती, कौन से स्टेट के साथ नहीं लगती। आप जानते हैं कि पुदुचेरी है उसके 4 जिले हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग स्टेट में हैं। तो कौन सा यहाँ पे स्टेट है जहाँ से पुदुचेरी है उसकी सीमाएं नहीं लगती है, तो ठीक है, तमिलनाडु से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, केरला से लगती है, लेकिन कर्नाटक से नहीं लगती। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये मैप आप देख सकते हैं, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये केरला है, ठीक है, ये केरला है, जिसमें यहाँ पे जो पॉइंट किया हुआ है यहाँ पे माहे हैं। ठीक है, माहे। उसके बाद तमिलनाडु में 2 इसके ज़िले हैं, एक पुदुचेरी और एक कराईकल। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक इसका ज़िला है जिसका नाम यनम है। तो ये आप याद रखेंगे, माहे केरल में, और जो तमिलनाडु है उसमें 2 ज़िले पुदुचेरी और कराईकल, और जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे एक ज़िला यमन। इस तरह से जो पुदुचेरी है उसके 4 ज़िले अलग अलग 3 राज्यों में फैले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लेक है, स्टडी ऑफ लेक, उसको क्या बोलते हैं, कि झीलों के जो अध्ययन है, झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो उसको नीलमोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, नीलमोलॉजी में जो नदी है, तालाब हैं, झील हैं, उनके अध्ययन को, उनका स्टडी किया जाता है, तो उनको नीलमोलॉजी बोलते हैं, इसे याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि नुमालीगढ़ जो है, ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, वो कहाँ पे है, कौन से राज्य में नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी है। आप जानते हैं कि भारत में 23 ऑयल रिफाइनरी है, जिसमें बिहार में आप जो बरौनी ऑयल रिफाइनरी आप जानते होंगे। तो यहाँ पे आपसे नुमालीगढ़ पूछा जा रहा है, वो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा असम, ठीक है। जो पहला जो हमारा तेल शोधक जो कारखाना था, ऑयल रिफाइनरी जो था, वो कहाँ था, तो पहला डिगबोई था, ठीक है। डिगबोई कहाँ था, तो डिगबोई भी असम में ही था। तो पहला तेल कारखाना कहाँ था, ये से याद रखेंगे, यह डिगबोई में था, जो कि असम में ही स्थित है। उसके बाद कई सारे असम के और भी जो तेल रिफाइनरी है वो आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसको भी याद रखें। एक आपको याद रखना होगा बोंगई गाँव, ठीक है, बोंगई गाँव, बोंगई गांव याद रखें, बोंगई गांव, ये भी कहाँ है, तो ये असम में ही है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद गुवाहाटी रिफाइनरी है, उसके बाद नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, उसके बाद आपको जो डिगबोई, ठीक है, डिगबोई जो कि सबसे पहला ऑयल रिफाइनरी है असम में, जो कि चालू हुआ था, तो ये डिगबोई है। तो आपको जो इतनी सारी बातें हैं ये इसमें याद रखने की ज़रूरत है। वही चीज़ें हैं जिनको आप मैप से देख सकते हैं। ये बोंगई गांव है, ठीक है, ये गुवाहाटी हो गया, ये नुमालीगढ़ हो गया, ठीक है, ये दुगबोई हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो याद रखें। ये आपको और सारे मुंबई में जो कई सारे दिए गए हैं, ठीक है। बरौनी आप देख सकते हैं बिहार में है, मथुरा जो है वो कहाँ है, तो वो यूपी में है। तो यही ऐसे कई सारे जो दिए गए हैं उनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा निम्न में से स्थान है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग में से जो इनमें से कौन सा स्थान है जिसको थंडर बोल्ट कहते हैं, मतलब वज्रपात स्थान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है, दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग कहाँ है, तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि असम से लगभग उसी जो चिकन नेक है, चिकन नेक जो पार्ट है वहीं पे असम से ये जो सीमाएं लगाती है, असम बोल रहा हूँ, सिक्किम से, ठीक है, सिक्किम के पास, सिक्किम के नीचे ये पार्ट है। तो कई लोग कन्फ्यूजन में रहते थे कि जो दार्जिलिंग है ये सिक्किम का पार्ट है, तो ये नहीं, ये जो है ये कहाँ का पार्ट है, तो ये पश्चिम बंगाल का पार्ट है। दार्जिलिंग में जो दार्जिलिंग है इसका जो यहाँ पे कई सारे तूफानें और वज्रपात आती है, इसी कारण से इसे दार्जिलिंग नाम रखा गया है। जो दार्जिलिंग है ये तिब्बती जो शब्द है, ठीक है, तिब्बती शब्द है। तो तिब्बती शब्द में इसका अर्थ होता है कि दोर्ज, ठीक है। यदि दोर्जे पढ़ें तो दोर्जे का अर्थ होता है वज्रपात, ठीक है, और लिंग का अर्थ होता है, लिंग का अर्थ होता है स्थान, ठीक है। तो दोर्जलिंग, तो इसका जो नाम होगा वो वज्रपात होगा, ठीक है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि दार्जिलिंग, यदि आपसे पूछे कि भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो दार्जिलिंग में होता है। लेकिन यदि आपसे स्टेट की बात कहे, ठीक है, आपसे स्टेट पूछ दिया जाए कि कौन से स्टेट में होता है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन, तो वो असम में होता है, ठीक है। लेकिन यदि आपसे कोई जगह पूछे तो वो दार्जिलिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसे करेंगे, क्योंकि जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था शायद 2021 का प्री जो हुआ था, उसमें ये सवाल आया था और ऑप्शन में असम और दार्जिलिंग दोनों था। तो कई लोगों ने असम लगाया था, तो उसका आंसर कौन सा होगा, तो वो दार्जिलिंग आंसर उसका होगा। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्रण संगठन कहाँ है, ठीक है। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्रण संगठन, थोड़ा सा हिंदी जो है टफ हो गया, तो नेशनल एटलस एंड एलिमेंटल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ है, कौन से जगह पे स्थित है। तो आपके ऑप्शन है पुणे, कोलकाता, देहरादून और नई दिल्ली, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, ठीक है, कोलकाता। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रखें कि जो हमारा जो मौसम विज्ञान जो है, ठीक है, जितने भी मौसम से रिलेटेड अपडेट जो होती हैं, ठीक है, वो कहाँ से होती हैं, तो वो सारे अपडेट्स पुणे से होती हैं, ठीक है, तो वो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये फंडामेंटल ड्यूटी है। प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री ये है, ठीक है। सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना ये भी है। जो संविधान का पालन करना मतलब फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। जो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। जो कि अभी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे 11 दिए गए हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे 11 हैं, जिनमें से जो फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो भाग 4, ठीक है, भाग 4 के ए और जो इसमें भी 51 का ए, ठीक है। ये याद रखेंगे इतनी इन्फॉर्मेशंस, तो आपको कोई समस्याएं नहीं होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फर्स्ट ब्राउट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था उसके अधीन पहली बार भारत को लाया गया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो जितने भी जो व्यापार भारत के साथ करेंगे उनको जो भारत के कंट्रोल में लाया गया था। इससे कहा गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो जितने भी भारत में इंफॉर्मेशंस होंगी, जितने भी जो कंपनी जो व्यापार भारत से करेगी उसके सारे को रिपोर्ट देना जरूरी हो गया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को जितने भी सैन्य मामले थे, राजस्व के मामले थे, नागरिक से रिलेटेड जितने भी मामले थे, ठीक है, उन सब का इन्फॉर्मेशन आपको ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। यह किससे लाया गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को जिसका नाम मतदाता सूची में है, ठीक है, उसे मत देने का अधिकार है, यह संविधान के किस अनुच्छेद से उसे अधिकार प्राप्त है? यह 48 टाइपिंग गलत है, ठीक है। तो किस मत देने का उसे अधिकार प्राप्त है, ठीक है, मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 326, ठीक है, 326 आर्टिकल के तहत जो मत देने का उसका अधिकार जो है वो है। एक इन्फॉर्मेशन आप याद रखें मत देने के बारे में कि जो 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1989 में हुआ था, ठीक है, इसके तहत जो मत देने का अधिकार था पहले 21 वर्ष था। 21 वर्ष का कोई व्यक्ति हो वही मत दे सकता है, लेकिन इसे 18 वर्ष कर दिया गया था इसी 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसे आप याद रखेंगे और आर्टिकल 326 को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में, ठीक है, भारत के किसी राज्य में अनुच्छेद 356 आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन इसके तहत आता है। इसमें कितने अवधि तक लगाया जा सकता है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कितने अवधि तक, 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ एंड 3 ईयर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, 3 ईयर के लिए मैक्सिमम इसे लगाया जा सकता है, ठीक है। जब आर्टिकल 356 के साथ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो कंट्रोल हो वो अब राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, उस राज्य का कंट्रोल राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, ठीक है। जो यदि एक आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन यदि जो लोकसभा और राज्यसभा वो साधारण बहुमत से, ठीक है, 2 महीने के अंदर मतलब 60 दिन के अंदर यदि साधारण बहुमत से राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग इसे पारित कर दे तो 6 महीने के लिए इसे एक बार और बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा करके आप 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 1 ईयर तक आप इसे बढ़ा सकते हैं ऐसा करके। लेकिन 3 ईयर तक कब जाएगा? 3 ईयर तक तभी जाएगा, 2 कंडीशंस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो पहला कंडीशन होगा कि पहला तो राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो, ठीक है, पहला कंडीशन हो कि आपको जो राष्ट्रीय आपात वो नेशनल इमरजेंसी जो हो वो लगा हुआ रहना चाहिए। और दूसरा कंडीशन हो कि जो इलेक्शन कमीशन है कि वो यदि बोले कि इस राज्य में, इस क्षेत्र में हम चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 सालों के लिए लगाया जा सकता है। तो ये 2 कंडीशंस हैं, दोनों फुलफिल करने पड़ेंगे तभी 3 सालों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जो पंजाब है, ठीक है, जो पंजाब है और जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये 2 ऐसे स्टेट हैं जहां 3 सालों से भी ज़्यादा लगाया गया है। ये एक्सेप्शंस है 2 राज्य, ठीक है, अब तो ये यूटी बन गया है, ठीक है, अब तो ये यूटी बन गया है, लेकिन ये दोनों जगह हैं जहां सबसे ज़्यादा नहीं, जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 वर्षों से अधिक लगाया गया है एक बार में, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन की बात करें तो वो मणिपुर में लगाया गया है, ठीक है, मणिपुर में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद बिहार में, और उसके बाद बिहार और पंजाब में समान है, ठीक है, यहाँ पे 9 है यूपी में, बिहार और पंजाब में 8 है और मणिपुर में 10 है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हो गई आपके लिए। एक और बात याद रखें कि पंजाब में ही पहली बार 1956 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया था पेप्सू में, ठीक है, पेप्सू में पहली बार लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मैच द फ्लोइंग है, ठीक है, फैदोमीटर है। फैदोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आप जानते हैं कि इससे जो डेप्थ नापा जाता है, मतलब समुद्र की गहराई नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए का 4 आपको एक ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है,
तो इस तरह से ऐसे सवाल आपको कर सकते हैं। तो इसी के हम लोग जो सबको देखेंगे तो फेडोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। फ्लक्स मीटर से क्या नापे जाते हैं, तो फ्लक्स मीटर से चुंबकीय प्रभाव मापने वाला यंत्र है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। उसके बाद जो गैल्वेनोमीटर है उससे पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और जो गायरोस्कोप है, गायरोस्कोप से क्या मापा जाता है, तो रोटेशन स्पीड पर मिनट, ठीक है, घूर्णन की जो मापन होती है उसको मापने के लिए, रोटेशन स्पीड मापने के लिए गायरोस्कोप का यूज किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो व्हाट कॉजेस सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन जो है वो किसके कारण लगता है, ठीक है, अणुओं के बीच आसंजक बल, मतलब एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स दो ही होंगे। जो ग्रेविटेशन होगा ये तो ऑप्शन बनेगा ही नहीं, ये दोनों, ये आप ऐसा ही चाट सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन बचे, एडहेसिव और कोहेसिव, इनमें से कौन होगा, सहसंजक बल होगा या आसंजक बल होगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, आसंजक बल के कारण, ठीक है, ठीक है, सात संजक बल के कारण हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोहेसिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस, जो मॉलिक्यूल्स जो होता है उसके कारण से जो सरफेस टेंशन है वो होता है, ठीक है। जो कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी लिक्विड जो होता है, कोई भी जो लिक्विड होता है उसको कम, मतलब सबसे मिनिमम एरिया जो एक्वायर करने की उसकी जो टेंडेंसी होती है, तो उसी टेंडेंसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। जैसे जो बारिश की बूंदें हैं वो गोल क्यों होती है, तो वो सरफेस टेंशन के कारण ही होती है, ठीक है। ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेशन है जो दिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। ये ट्रिकी सवाल है, यदि आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एयर है, ये मिक्सचर है, तो हाँ एयर मिक्सचर है। क्यों है मिक्सचर, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर वेपर है, ये सारे इसमें मिले हुए हैं, इस कारण से ये मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद एलपीजी है, ये क्या मिक्सचर है, तो हाँ इसमें ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है, इस कारण से ये भी मिक्सचर है। क्या गैसोलीन मिक्सचर है, तो यस गैसोलीन भी मिक्सचर है, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एल्कलाइज होता है, ठीक है। तो ये भी जो है वो हमारा मिक्सचर है। लेकिन अशुद्ध जल जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये हमारा मिक्सचर नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से है कि वयस्कों में, ठीक है, एडल्ट में, ठीक है, इन एडल्ट डायरिया, मतलब अतिसार जो होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। डायरिया जो होता है वो, डायरिया जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो जो वयस्क है उसमें नोरो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी नोरो वायरस के कारण। यदि आपसे बच्चों में पूछे, ठीक है, जो चाइल्ड में पूछे, यदि आपसे चाइल्ड में पूछे तो रोटो वायरस उसका आंसर होना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख के बनाएंगे कि कौन सा हमारा आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक और सवाल के बीच सहजीवी संबंध है। कई सारे आप सवाल देखेंगे जिसमें यही पूछा जाता है कि कौन सा संबंध उनके बीच है, तो यहाँ दे दिया गया है वो कि सहजीवी संबंध है। तो इस जो सहजीवी संबंध है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड एल्गी इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा, हेलियोटिज्म, ठीक है, हेलियोटिज्म। हेलियोटिज्म जो होता है वो जो सहजीवी संबंध होता है कवक और शैवाल के बीच, मतलब एल्गी और फंगी के बीच, ये कहा जाता है। इसमें होता है कि जो सारी ज़रूरतें हो, मतलब हमको जो ज़रूरत हो और जो आपको ज़रूरत हो, तो जो मेरी ज़रूरतें हैं वो आप पूरी करते हैं, हमारी ज़रूरतें, जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं वो, मतलब आपकी जो ज़रूरतें हैं वो मैं पूरा कर दूंगा। तो इस तरह से जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है जो कि फंगी और एल्गाई के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करता है, ठीक है। जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो सर्विस होती है उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है, हाँ। तो जो हमारा ऑप्शन है वो फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड और जो स्पेशल ड्रैगन राइट, मतलब विशेष आहरण क्षेत्र है, इनमें जो कौन है वो जो शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। ये जो तीनों है, फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड और विशेष आहरण अधिकार मतलब स्पेशल ड्राइंग जो राइट्स होते हैं, ये सारे जो होता है वो विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है वो कौन पब्लिश करता है, तो ये इजी सवाल है कि यूएनडीपी है जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करता है। यूएनडीपी ये रिपोर्ट 1990 से पब्लिश करता आ रहा है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आप कमेंट में बताएं, ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे कि यूएनडीपी जो रिपोर्ट है वो 2022 के अनुसार भारत का रैंक कितना है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो रैंक है वो कितना है आप बता देंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ 132 है या 131 है, ठीक है, या 130 है। तीन ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, तो कमेंट में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब एफडीआई, ठीक है।
एफडीआई में कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो भारत में किसी विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी क्या एफडीआई में इंक्लूड करती है, तो हाँ करती है। किसी विदेशी द्वारा भारतीय कंपनी में बहुसंख्यक इक्विटी निवेश, मतलब कि मेजोरिटी इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन कंपनी बाय फॉरेनर, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। विदेशी कंपनी द्वारा भारत में वित्त पोषित कंपनी, तो ये भी हमारा सही होगा। लेकिन जो पोर्टफोलियो निवेश होता है ये एफडीआई नहीं होता है, ये एफपीआई होता है, ठीक है। भारत में जो विदेश से पैसे आते हैं वो दो तरीके से आते हैं, एक एफडीआई से आती हैं, एक एफपीआई से आती हैं। जो एफडीआई से पैसे आती हैं इसका मतलब होता है कि ये भारत में ये फायदेमंद भी होता है, ये सबसे ज़्यादा जो ये मतलब अस्थाई होता है, ठीक है। और जो एफपीआई होता है ये इसमें जो गमन करने की, मतलब यहाँ से जो भाग जाने की प्रवृत्ति होती है, भागना मीन्स वो सेंस नहीं, घोटाला वाला सेंस भागना नहीं, भागना मतलब कि जहाँ फ़ायदा हो वहाँ चले जाना, ठीक है। तो ये एफपीआई है, ये एसेट क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, ये एसेट क्रिएट नहीं करता है। लेकिन एफडीआई जो है वो एसेट क्रिएट कर देगा। जैसे रोड बनाने में इन्वेस्टमेंट आ गई विदेशों से, तो वो आपका एसेट क्रिएट कर दिया। लेकिन ये जो है ये सिक्योरिटी खरीद लेगी, जैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर देगी, तो ये सारे एफडीआई में आते हैं और ये एफडीआई में आते हैं। यदि जो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी जैसे ये कोई जो अमाउंट है, इसका पूरा अमाउंट का यदि 10% से अधिक हो, ठीक है, 10% से यदि अधिक हो, पूरे अमाउंट का यदि 10% से अधिक हो, तो उसे एफडीआई कहा जाता है सामान्यतः, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप जान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रलिप्ति, ठीक है, ताम्रलिप्ति एक जो बंदरगाह है, मतलब कि एक पोर्ट है। ताम्रलिप्ति इज एन जो एक पोर्ट है, वो कौन सा जो कोस्ट है वो उस पर स्थित है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट, साउथ कोस्ट, ईस्ट कोस्ट या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ये कहीं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र है वहाँ पे है, ठीक है। इस क्षेत्र पे कहीं पे ये जो ताम्रलिप्ति है वो है। ये बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। वहाँ पे इसका आंसर गलत बताया गया था, ठीक है, मतलब कि आयोग ने इसे गलत बताया था, ठीक है, और रिवाइज भी नहीं किया था। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आप याद रखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि घेर की नीति या इसे ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी कहते हैं। इसका इंग्लिश यदि किया जाए तो सिक्योरिटी सेल पॉलिसी है, वो कि कौन से गवर्नर जनरल ने लगाया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है वो लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड वेलेस्ली है, वॉरेन हेस्टिंग है और फिर वीसी टॉर्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे याद रखें लॉर्ड हेस्टिंग नहीं होगा, एक लॉर्ड हेस्टिंग भी आता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो वॉरेन हेस्टिंग हमको याद रखना है। वॉरेन हेस्टिंग ने जो सिक्योरिटी सेल पॉलिसी थी, ठीक है, वो लाई थी। घेर की नीति जो थी वो वॉरेन हेस्टिंग ने। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, उसमें जो बंगाल में कहाँ पे जातीय सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। कहाँ पे बंगाल में जातीय सरकार का गठन किया गया था। तो जो जातीय सरकार का गठन कहने का मतलब है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो 4 जगह पे जो समानांतर सरकारें बना दी गई थी। कहाँ कहाँ पे बनाई गई थी, तो बलिया में बना दिया गया था, बलिया में बना दिया गया था। उसके बाद बंगाल का जो तामलुक जो एरिया है, तामलुक जो है ये मेदिनीपुर में आता था, यहाँ भी बना दिया गया। उड़ीसा का जो तलचर क्षेत्र है यहाँ भी बना दिया गया था, और जो सतारा है यहाँ भी बना दिया गया था। मतलब ऑप्शन 4 जो दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन में जो समानांतर सरकारें थी वहाँ बनाई गई थी। लेकिन वो हमसे पूछा जा रहा है कि जातीय सरकार का फॉर्मेशन कहाँ पे किया गया था, तो वो तामलुक में किया गया था। और कहाँ पे तामलुक है, तो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में तामलुक है जहाँ पे जातीय सरकार का गठन किया गया था। उसके बाद एक सवाल हमेशा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि सतारा में जो है वो लॉन्गेस्ट समय के तक के लिए होता, जो सबसे ज़्यादा समय के लिए जो पैरेलल गवर्नमेंट मतलब समानांतर सरकार का गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो सतारा में हुआ था। उसके बाद बलिया में जो गठन था वो किसने किया था, तो वो चीतू पांडे ने किया था, ठीक है, चीतू पांडे ने किया था। ये भी आप याद रखेंगे कि एक कुछ इन्फॉर्मेशन से भारत छोड़ो आंदोलन से। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है कि जो देसी रियायतों के प्रति अधीनस्थ प्राकृत की नीति, मतलब कि सबऑर्डिनेट आइसोलेशन जो नीति थी, वो पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, ये किसने लगाया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग ने लगाया था। इससे पहले हमने वॉरेन हेस्टिंग देखा, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग देखा, और वहाँ पे मैंने बताया था कि एक लॉर्ड हेस्टिंग है जो कि पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन का लगाई थी, और वॉरेन हेस्टिंग ने क्या लगाई थी, तो वॉरेन हेस्टिंग ने घेर की नीति लगाई थी। ये दोनों सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं, घेर की नीति किसने, तो वॉरेन हेस्टिंग ने, और जो पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन मतलब कि प्रति अधीनस्थ प्राकृत की नीति वो लॉर्ड हेस्टिंग ने लगाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना मैन जो शब्द है वो किससे संबंधित है, किस खेल से चाइना मैन शब्द संबंधित है। तो चाइना मैन शब्द जो संबंधित है वो आप जानते होंगे कि वो क्रिकेट से है। कुलदीप यादव जो है, कुलदीप यादव ये भारत के एक खिलाड़ी हैं। इनको ही भारत में पहला चाइना मैन कहा जाता है। ये एक बॉलिंग का कोई तरीका होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि चाइना मैन कौन है, भारत में कुलदीप यादव, ठीक है। ये एक बॉलिंग का तरीका होता है, ये आप याद रखेंगे। जो नेक्स्ट सवाल है वो करंट अफेयर से है। 3 सवाल मैंने करंट अफेयर से लिया है। इसमें पूछा जा रहा है कि मिशन शक्ति, ठीक है, शक्ति एक पॉलिसी है जो कि लाया गया है। कोयला जो है वो कोल को जो बिजली उत्पादन के लिए सरकार खरीद के, ठीक है, जो मिनिस्ट्री है वो खरीदेगी कोल जो प्रोडक्शन होगा कंपनियों से, और उसके बाद जो वो देना होगा किसको, तो जो डिमांड में जो रहेगा, जो कंपनी हमसे मांगेंगे उनको देंगे। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा शक्ति पॉलिसी जो है उसे स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा स्टार्ट किया गया है, बिजली मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल करंट अफेयर से है कि रिसेंटली बगट, ठीक है, एक ब्रेड है, बगट एक ब्रेड है, वो कौन से कंट्री का है जिसको यूनेस्को के जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट होता है इंटेंजिबल कल्चर में, ठीक है, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज जो लिस्ट होता है उसमें बगट को ऐड किया गया है। तो ये कौन से देश का है, तो ये फ्रांस का एक ब्रेड है। ऑप्शन नंबर जो सी है, फ्रांस का ये ब्रेड है। तो ये कहाँ का ब्रेड है, फ्रांस का, आप इसे याद रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में जो 14 ऐसे जो इंटेंजिबल जो हेरिटेज साइट है यूनेस्को के वो ऐड है भारत में 14, जिसमें हाल ही में दुर्गा पूजा को ऐड किया गया था। जो पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा है उसे ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरीट पारेख कमेटी है किससे रिलेटेड है, ये सीजीएल में पूछा गया है। अभी जो सीजीएल का एग्जाम हाल ही में हुआ है उसमें ये पूछा गया था करंट अफेयर कि किरीट पारेख कमेटी है वो किससे संबंधित है। तो ये गैस प्राइसिंग फार्मूला से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी, गैस प्राइसिंग फार्मूला। तो हमने जो जितने भी एक्सप्लेनेशन हो सकते थे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो सेट 8 है बाइलिंगुअल में उसको कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बता दें, और जो भी मैं क्वेश्चंस पूछा हूँ बीच में वो उसे बता लें, और जितना भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस देता हूँ यदि आपको वो नहीं आता है तो आप उसे नोट जरूर कर लेंगे अपनी डायरी में, ठीक है। ये आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं जिससे वो हमसे जुड़ सके और जो हमारा कंटेंट है उसका लाभ ले सकें। ये हमारा टेलीग्राम है जैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और यदि आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, ये सारे जो कोर्सेज मैंने शुरू में ही बता दिए हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। जो मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है वो आप लिख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम क्या है, तो सौरभ 25 सिंह। आप यदि इसे सर्च करेंगे तो आप मिल जाएगा। SAURA भी, स्पेलिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन सबको होता है, SAURA भी, ठीक है। थैंक यू। तो पढ़ाई करते रहिए।